नमस्कार, डीडी न्यूज़ के सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। सोमनाथ मंदिर में हुआ भव्य सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी ने की विशेष शिव साधना। कहा, विकास और विरासत को बढ़ावा होना आगे, तीर्थों और मंदिरों के विकास को बताया जरूरी। पश्चिम एशिया में संकटपूर्ण तनाव के बीच देश में उर्वरक का स्टॉक स्थिर। सरकार ने दी जानकारी। कहा, एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई सामान्य। जनता से की पैनिक ना होने की अपील। मुख्यमंत्री बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी की पहली कैबिनेट बैठक में 6 फैसलों पर मुहर। बीएसएफ को जमीन हस्तांतरण करने का लिया फैसला। कहा, कोई सामाजिक योजना नहीं होगी बंद। बंगाल में आयुष्मान भारत लागू करने की प्रक्रिया शुरू। कल असम में होना है शपथ ग्रहण समारोह। गुवाहाटी में खानापारा में सुबह 11:40 पर हेमंत बिस्वा शर्मा लेंगे मुख्यमंत्री के पद की शपथ। असम के मुख्य सचिव ने दी जानकारी। मौसम विभाग ने कई राज्यों में जारी किया बारिश का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में भी मौसम ले सकता है करवट। उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी का अलर्ट, रहें सावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य सोमनाथ अमृत महोत्सव को आज संबोधित किया। इस अवसर पर श्री सोमनाथ की समृद्ध विरासत और आध्यात्मिक महत्व को याद करते हुए एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया गया। 75 वर्ष पहले सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कोई साधारण अवसर नहीं था। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ का अमृत महोत्सव अगले 1000 वर्षों के भारत की प्रेरणा का महोत्सव भी है। पचहत्तर साल पहले आज के ही दिन सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना ये कोई साधारण अवसर नहीं था। अगर 1947 में भारत आजाद हुआ था तो 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था। आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था। तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है। प्रधानमंत्री ने 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण की वर्षगांठ का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों ने दुनिया को दिखा दिया था कि भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति कितनी अटल है। 11 मई 1998 यानी आज के ही दिन देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। देश ने 11 मई को पहले 3 परमाणु परीक्षण किए। हमारे वैज्ञानिकों ने भारत के सामर्थ्य को
भारत की क्षमता को वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने रखा। दुनिया में तूफान आ गया। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती, दबाव में नहीं ला सकती। आज के लंबे कालखंड में प्रधानमंत्री ने सोमनाथ मंदिर पर बार बार हुए हमलों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ को भौतिक ढांचा मानकर इसे तोड़ने वालों को मालूम नहीं था कि हमारा सामर्थ्य क्या है। पश्चिम बंगाल में नए सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य सचिवालय नवन्ना में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद राज्य सचिवालय नवन्ना में अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी पहली कैबिनेट बैठक में हमने बीएसएफ को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय किया है। इस जमीन के हस्तांतरण की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। अगले 45 दिनों के भीतर इसे गृह मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य में पहले से चल रही कोई भी सामाजिक योजना बंद नहीं की जाएगी। हम पेपरलेस ऑफिस व्यवस्था लागू करेंगे। हमारी सीमांत तो सुरक्षा देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में बहुत बड़ा कमिटमेंट था, देश हित में, बंगाल का हित में। वो लैंड ट्रांसफर आज से शुरू होगा। आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा, बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजॉल्व हो जाएगा। आगे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने जनगणना पर जानकारी देते हुए बताया कि एक प्रशासनिक आदेश जारी किया गया है। जनगणना का काम आज से शुरू होगा। 11 महीने की देरी के बाद आखिरकार ये पहल लागू की जा रही है। ये लोग सेंसस को रोक के रखा था। ये सेंसस रोक के रखने के लिए इसका एक ही प्लानिंग है था। खास करके जो हमारी माँ, दीदी, बहन, उनको प्रधानमंत्री जी ने रिजर्वेशन देने के लिए, डिलिमिटेशन करने के लिए जो कोशिश कर रहा है उनको रोकना। ये बहुत हम लोग इसको फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी करूंगा, इसलिए कौन इसके साथ जिम्मेदार है वो तो आने वाला। लेकिन आज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर कर दिया हम लोग, आज से ही सेंसस का काम शुरू हो जाएगा। बीजेपी ने बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया था कि सत्ता में आने पर राज्य में आयुष्मान भारत स्कीम को लागू किया जाएगा। अब ये वादा पूरा होने जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि राज्य ने आधिकारिक तौर पर केंद्र की स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत से जुड़ने का फैसला किया है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का कमिटमेंट था, बीजेपी का मैनिफेस्टो में था। आयुष्मान भारत कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया है। बाकी हेल्थ डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ एग्रीमेंट और दूसरे तरीके जो प्रक्रिया करना चाहिए वो प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में मयंक राज मिश्रा, विक्की मौर्य और राज सिंह का नाम सामने आया है। पुलिस ने इन तीनों को बिहार और उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है और अब उन्हें 13 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपियों में एक शार्प शूटर भी शामिल है
जो हत्या में शामिल था। जानकारी के मुताबिक बाली टोल प्लाजा पर बदमाशों ने हत्या में इस्तेमाल की गई गाड़ी का टोल यूपीआई के जरिए चुकाया था। इस सुराग के आधार पर ही पुलिस को महत्वपूर्ण जानकारी मिली, जिससे आरोपियों तक पहुंचना संभव हुआ। गिरफ्तारी के बाद आरोपी तीनों को बारासात में स्थित अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें पुलिस रिमांड में भेजने का आदेश दिया गया है। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। वीडियो लाइक करो, 30,000 कमाओ, सिर्फ 1,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट। माँ थोड़ा ध्यान से, बेटा तू थोड़ा ध्यान से। ऐसे ऑफर्स के चक्कर में कभी किसी को पैसे मत दे देना, कि फ्रॉड है फ्रॉड। आरबीआई कहता है आकर्षक ऑफर देखते ही थोड़ा ध्यान से। पश्चिम एशिया में चल रही तनावपूर्ण स्थिति पर केंद्र सरकार लगातार नजर बनाए हुए है और हर संभावित स्थिति से निपटने के लिए सतर्कता बरती जा रही है। इसी क्रम में आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों की एक महत्वपूर्ण IGOM बैठक हुई। इस बैठक में पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के मद्देनज़र ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं और आवश्यक वस्तुओं की घरेलू उपलब्धता पर मंडरा रहे जोखिमों की समीक्षा की गई, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने में सराहनीय कार्य कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई अपील पर अमल करने का आग्रह किया। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री JP नड्डा, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल समेत कई अन्य मंत्री शामिल रहे। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि किसी भी राज्य या किसी भी आउटलेट पर ईंधन की कोई कमी नहीं है। घरेलू उपयोग के लिए LPG की आपूर्ति निरंतर जारी है। गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालों पर लगातार कार्रवाई जारी है। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही हैं। किसी रिटेल आउटलेट पर कोई ड्राई आउट नहीं है। LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर भी कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं और घरेलू कुकिंग के लिए LPG की आपूर्ति की जा रही है। कमर्शियल LPG भी पिछले 3 दिनों में 17,000 टन से अधिक की सेल की गई है। ऑटो LPG भी 762 टन से अधिक सेल हुई है। पिछले 3 दिनों में 5 किलो के सिलेंडर भी 1,40,000 से अधिक की सेल की गई है। नेचुरल गैस के संबंध में भी 6.7 लाख PNG कनेक्शंस को गैसीफाई किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने देश की जनता से प्रधानमंत्री की अपील का पालन करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा बचाने के लिए हर संभव प्रयास करें ताकि देश पर बढ़ रहे आर्थिक बोझ को कम किया जा सके। पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक ओपेश कुमार शर्मा ने बताया कि क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और भारतीय ध्वज वाले किसी भी पोत से जुड़ी कोई घटना सामने नहीं आई है। The Ministry of Port Shipping Waterways continues to coordinate with the Ministry of External Affairs, our missions abroad and all maritime stakeholders to ensure seafarer welfare and uninterrupted maritime operations. All Indian seafarers in the region are safe. There has been no incident involving Indian flag merchant vessel or Indian seafarer on foreign flag merchant vessel in the past 3 days.
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा एस शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरक की कोई कमी नहीं है। बाजार में 97 लाख मीट्रिक टन खाद उपलब्ध है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोगों से विदेशी मुद्रा बचाने की प्रधानमंत्री की अपील पर अमल का अनुरोध करते हुए कहा कि भारत पश्चिम एशिया संकट के बीच विजेता बनकर उभरेगा। नई दिल्ली में आयोजित CII के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष अभी भी जारी है। ऐसे समय में नागरिकों को अपने दैनिक जीवन में उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जहां विदेशी मुद्रा का खर्च कम से कम किया जा सके। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश के लिए आर्थिक मोर्चे पर जिम्मेदारी से काम करना महत्वपूर्ण है। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji yesterday gave a very clarion call to the entire country. We are living in very turbulent times. For no fault of ours, for a war which is there between two different countries in our neighborhood, the entire world is getting affected by it. And of course we are also affected by it, because we have a large energy import infrastructure which has to be met through our foreign currency reserves. So that's why our Prime Minister has given this clarion call that despite this turbulence in the entire world, so far we have been able to manage it so well. अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट किया है कि नागरिक अपनी जीवन शैली में बदलाव लाकर विदेशी मुद्रा बचाने में मदद कर सकते हैं। उन्होंने डीजल और पेट्रोल का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत के पड़ोसी देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने के बावजूद भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें काफ़ी हद तक नियंत्रित हैं। उन्होंने व्यापारियों और उद्यमियों से भी अपील की है कि वे अपने स्तर पर विदेशी मुद्रा बचाने के रास्ते खोजें। उन्होंने जोर दिया है कि हमें केवल बचत ही नहीं करनी है, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी मुद्रा कमाने के प्रयास भी करने होंगे। ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलनी चाहिए। असम के राज्यपाल ने डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा को असम का अगला मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। असम के मुख्य सचिव ने सोशल मीडिया के जरिए इस जानकारी को साझा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर उनका नियुक्ति पत्र साझा करते हुए शपथ ग्रहण कार्यक्रम की भी पूरी जानकारी दी। तय कार्यक्रम के अनुसार हेमंत बिस्वा शर्मा 12 मई की सुबह 11:40 पर वेटनरी कॉलेज फील्ड कानापारा गुवाहाटी में शपथ ग्रहण करेंगे। तमिलनाडु की 17वीं विधानसभा का पहला सत्र आज सुबह शुरू हो गया। सदन की कार्रवाई शुरू होने के साथ ही मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सबसे पहले विधानसभा सदस्य के तौर पर शपथ ली। विजय के साथ शपथ लेने के बाद अन्य नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण का सिलसिला शुरू हुआ। विपक्ष के नेता के तौर पर उदयनिधि स्टालिन और पूर्व मुख्यमंत्री ई पलानीसामी और ओ पन्नीर सेल्वम ने भी सदन की सदस्यता ग्रहण की। प्रोटेम स्पीकर MV करुअप्पा ने सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई। तमिलनाडु विधानसभा में 12 मई को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुनाव निर्धारित किए गए हैं, जो नई सरकार की ताकत का पहला औपचारिक परीक्षण माना जा रहा है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने मुख्यमंत्री को 13 मई तक सदन में बहुमत साबित करने का निर्देश दिया है। इसलिए शुरुआती दिन ही सरकार के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ऐसे में आगामी विश्वास मत और स्पीकर चुनाव नई सरकार की मजबूती की असली कसौटी होंगे। तमिलनाडु की राजनीति लंबे समय से दो द्रविड़ दलों के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन TVK की जीत ने इस समीकरण को बदल दिया है। विजय का सत्ता में आना सिर्फ एक चुनावी परिणाम नहीं, बल्कि राज्य की राजनीतिक संस्कृति में एक नई पीढ़ी के प्रवेश का संकेत भी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि विकसित भारत जी रामजी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन की रोजगार गारंटी का अधिनियम ग्रामीण भारत को सशक्त बनाएगा।
देश भर में नए ढांचे के कार्यान्वयन के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 1 जुलाई से अब विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार चाहने वाले हमारे मजदूर भाइयों को, बहनों को अब 100 नहीं, साल में 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। आज देश में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जा रहा है। 1998 में पोखरण में 11 मई के दिन परमाणु परीक्षण हुआ था, जिसके बाद से इस दिन को प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन देश में वैज्ञानिकों, इंजीनियरों को सम्मान देने के अलावा नई पीढ़ी को भी प्रेरित करता है। देखिए रिपोर्ट। 11 मई 1998 भारत के वैज्ञानिक इतिहास का वो गौरवशाली दिन, जब देश ने तकनीकी आत्मनिर्भरता और सामरिक शक्ति का नया अध्याय लिखा, जिसके बाद हर वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाने की शुरुआत हुई। दरअसल 11 मई 1998 को भारत ने राजस्थान के पोखरण परीक्षण रेंज में ऑपरेशन शक्ति के तहत सफल परमाणु परीक्षण कर दुनिया को अपनी वैज्ञानिक क्षमता का परिचय दिया था। Today, at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. These tests conducted today were with a fission device, a low yield device, and a thermonuclear device. इस दौरान 11 से 13 मई 1998 के बीच कुल 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए गए, जिनमें 45 किलोटन का थर्मोन्यूक्लियर उपकरण, 15 किलोटन का फिशन उपकरण और सब किलोटन डिवाइस शामिल थे। इन परीक्षणों ने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की श्रेणी में स्थापित कर दिया। तकनीकी क्षमता के अलावा इस ऑपरेशन की खास बात ये रही कि इस दौरान अमेरिकी सैटेलाइट्स को चकमा देते हुए इसे अत्यंत गोपनीय तरीके से अंजाम दिया गया। इस पूरे अभियान का नेतृत्व तत्कालीन डीआरडीओ प्रमुख डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर आर चिदम्बरम जैसे वैज्ञानिकों ने किया था। देश ने 11 मई को पहले 3 परमाणु परीक्षण किए। हमारे वैज्ञानिकों ने भारत के सामर्थ्य को, भारत की क्षमता को वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने रखा। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। इसी दिन भारत ने विमानन क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। CSIR NAL द्वारा विकसित स्वदेशी हंसा 3 विमान ने अपनी पहली सफल उड़ान भरी। 2 सीट वाला यह हल्का प्रशिक्षण विमान पूरी तरह कंपोजिट संरचना पर आधारित था और पायलट प्रशिक्षण के उद्देश्य से विकसित किया गया था। इन ऐतिहासिक उपलब्धियों के सम्मान में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस घोषित किया था। आज ये दिवस केवल परमाणु और विमानन तकनीक तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में भारत की प्रगति का प्रतीक बन चुका है। आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस देश के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और नव प्रवर्तकों को सम्मान देने के साथ साथ नई पीढ़ी को भी प्रेरित करता है, ताकि भारत AI, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर आगे बढ़ता रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
इसी के साथ सांकेतिक भाषा का ये विशेष बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा, हम दोनों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।